हेलो एवरीवन। अब हम लोग ट्वेल्थ बोर्ड के लिए जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम आपका आने वाला है विद इन 3 to 4 months, इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है 2023 ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है सो ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, मेरा टारगेट है कि मोर देन 1000 ऑब्जेक्टिव्स पूरे ट्वेल्थ सिलेबस से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, है ना, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इतने पूरे बड़े सेक्शन से एनसीईआरटी के पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से, एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो सकते हैं, है ना, वो सारे ऑब्जेक्टिव, मोर देन 1000 ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन जो है सो हम लोग आपको इस वीडियो सीरीज के थ्रू लाएंगे, और जिसमें कि हर एक ऑब्जेक्टिव का डिटेल डिस्कशन होगा। अगर आप इतना भी सिर्फ देख लेते हैं, और डेली आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है, अगर आप इतना भी देख लेते हैं तो आराम से आपका ये तो सीरीज जो है, ये सीरीज आपको बहुत ही आसानी से आपके बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव के लिए स्कोर करने में, बहुत अच्छा स्कोर करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाबू। आज ये फर्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर फिर अपलोड होगा, नेक्स्ट लेक्चर फिर अपलोड होगा, उसके आगे इस तरह से एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। ठीक है, पहला जो आज का चैप्टर हमने टारगेट किया है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस तीन सेक्शन को, इस तीन टॉपिक को पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करते चलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव पॉसिबल हो सकेगा वो सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी के बीच बीच में से लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कलेक्ट किया है ना, मिल करके मैंने ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरीज रेडी किया है, और उसी को हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बाबू, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, इप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, इप्सिलॉन आर इसी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे जो के होता है ना, आपने कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला पढ़ा होगा। कूलम्ब्स लॉ के फार्मूला में एफ बराबर दो चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल Q1, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल Q2, और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। उसमें जो K होता है, इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन, और ये इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, और इप्सिलॉन आर जो है ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। और इप्सिलॉन आर की वैल्यू, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू एयर के लिए और वैक्यूम के लिए 1 होती है। एयर के लिए और वैक्यूम के लिए 1 होती है। कम ऑन मेरे साथ रिपीट करिए, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए कितनी होती है, 1। ठीक है, और वाटर के लिए कितनी होगी, तो 80, या कहीं कहीं पर 81 भी दिया होता है तो 81 भी ले सकते हैं। ठीक है, वाटर के लिए 80 या फिर 81, और मेटल के लिए, कंडक्टर बॉडी के लिए कितनी, तो इनफाइनाइट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एयर के लिए और वैक्यूम के लिए कितनी, 1, वाटर के लिए 80 और 81। ठीक है, और उसके बाद मेटल के लिए और कंडक्टर बॉडी के लिए इनफाइनाइट। तो यहाँ देखेंगे बाबू, इप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के लिए कितनी, 1। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस से ये क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इनफाइनाइट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर 80। देखिए 3 क्वेश्चन एकदम फटाक से हो गया, पता भी नहीं चला, है ना। अब यहाँ समझेंगे बात को, जो चार्ज डेंसिटी होता है, जो चार्ज है, वो चार्ज किसी भी बॉडी पर पूरी तरह से फैला हुआ होगा। चार्ज एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है बाबू। ठीक है, चार्ज को हम लोग बोलते हैं कि चार्ज इज एन एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का, किसी भी वस्तु पर, किसी भी बॉडी पर चार्ज जो है, ये एक उस बॉडी का एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, मतलब उसके साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे का जन्म हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा को हम जन्म लिया, उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि बाबू तुम अपने बाल को लंबा करो, तो वो बाल को लंबा करना स्टार्ट करेगा, या बाबू तुम अपने नेल्स को बड़ा करो तो अपने नेल्स को बड़ा करना स्टार्ट करेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है कि उसके बाल लंबे होंगे ही, उसकी हाइट बढ़ेगी ही, उसके नाखून लंबे होंगे ही, है ना। ये ह्यूमन नेचर है। वैसे ही चार्ज जो है वो हर एक बॉडी के पास होगा, ये एक ह्यूमन नेचर है, मतलब उस पार्टिकल का नेचर हो जाएगा। हमें ह्यूमन बॉडी, हमारे पास भी चार्ज है,
क्लियर। और चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम, ये बहुत बड़ा यूनिट होता है बाबू, बहुत ही बड़ी यूनिट है कूलम। क्लियर, इतनी बड़ी यूनिट है, इसीलिए आप देखे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर या कहीं पर भी आप गौर करके देखिएगा, कभी भी आपको 1000 कूलम 2000 कूलम इस तरीके से नहीं देगा किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड। क्या देगा? माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, इस तरीके से देता है। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, चार्ज कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी है तो ये किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? तो चार्ज एडिटिविटी को प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। जैसे किसी सिस्टम में मान लीजिए कि बहुत सारा चार्ज फैला हुआ है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इस तरीके से Qn तक, इनफाइनाइट चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस बहुत सारे फैले हुए हैं, कोई पॉजिटिव है कोई निगेटिव है। अगर आपको उस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है तो आप सारे चार्ज को पकड़ के ऐड कर दीजिए, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, इस तरीके से जो भी प्लस में उसको प्लस में, जो माइनस में उसको माइनस में, सीधा। मतलब चार्ज जो है वो एडिटिविटी के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है। दूसरा, चार्ज कंजर्व है, कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है, और चार्ज क्वांटाइजेशन को भी फॉलो करता है। कैसे? तो हम लोग पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज के क्वांटाइजेशन के रूल के हिसाब से जो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा यानी कि Q, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब इंटीजर का गुना, यानी कि n का गुना किसके साथ? इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ, फंडामेंटल चार्ज के साथ, बेसिक चार्ज के साथ, या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ, कुछ भी नाम दो, यानी कि E के साथ। तो Q बराबर प्लस माइनस NE, यही फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। तो बाबू यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी भी होगा, कंजर्वेशन भी होगा, क्वांटाइजेशन भी होगा, तो हम लोग सीधा टिक मारेंगे डी ऑप्शन ऑल। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। क्लियर है। और यहाँ जो आप लिखते हैं ना एयर के लिए, ध्यान रखेंगे, जैसे एयर की अगर बात करें या वैक्यूम की बात करें तो इप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और इप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर 1 हो गई तो इप्सिलॉन कितना हो जाएगा? इप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए और वैक्यूम के लिए इप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और 1 यहाँ पुट करेंगे तो इप्सिलॉन बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और एयर के लिए या वैक्यूम के लिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपसे कोई पूछ सकता है कि के का यूनिट बताइए, तो बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और उसका जो आपका वैल्यू कितना होगा तो बोलेंगे 9 × 10⁹ किसके लिए? तो एयर या वैक्यूम के लिए। ये रहा। क्लियर। अब बात करते हैं चार्ज डेंसिटी। जैसे तो जो चार्ज होता है वो किसी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा। अगर वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बोलते हैं उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर पूरे प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जैसे मान लीजिए इस मार्कर पे चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए यहां से लेके यहां तक, तो इस मार्कर का लेंथ ज्यादा है, एरिया बहुत कम है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस मार्कर के पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि एरिया बहुत कम है। लेकिन अगर इस बोर्ड पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, पूरा चार्ज फैल जाए इस बोर्ड पर, ठीक है, तो बोलेंगे कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है। और किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर चार्ज फैल जाए तो बोलेंगे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमडा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? साथ साथ में देख रहे हैं आपको हम पूरा डिटेल डिस्कशन दे रहे हैं, और ये आपको 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें भी बहुत काम देगा, उसमें ही काम देगा, समझो बहुत ज्यादा। ठीक है। ये जो हम सुना रहे हैं आपको, जो आप सुन रहे हैं ध्यान से, ये बहुत काम देगा आपको, एकदम पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका चैप्टर। लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज क्यू पर यूनिट का मतलब बट्टा, लेंथ का मतलब एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से दिखाते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा से दिखाते हैं। चार्ज पर यूनिट मतलब बट्टा, एरिया ए। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट पूछा कूलम पर मीटर स्क्वायर, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट पूछा तो कूलम पर मीटर। क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चार्ज का, कोई भी जो चार्ज होगा उस चार्ज के चारों तरफ एक जोन होता है, एक रीजन होता है। उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज इंटर किया तो आने वाला चार्ज
जिस फील्ड में आ रहा है और वो फील्ड जिस चार्ज का है उस चार्ज के कारण आने वाले चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, यानी कि दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसी फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के लिए जो पैरामीटर का हम इस्तेमाल करते हैं वही पैरामीटर कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई से, कैपिटल ई से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर वेक्टर के फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर आप एरो लगाएंगे तो फोर्स पे भी एरो लगेगा, तभी तो वेक्टर होगा दोनों साइड, तभी तो इक्वल टू का साइन बीच में बचेगा। दोनों तरफ वेक्टर रहेगा तभी ना बीच में बराबर का साइन दे सकते हैं जी। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट का हो गया तो बोलेंगे न्यूटन पर कूलम। दूसरा यूनिट इसका क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी कि पोटेंशियल बट्टा लेंथ। तो पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, पोटेंशियल का लेंथ होता है, यूनिट होता है वोल्ट, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, तो दो यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए हम सी ऑप्शन को पकड़ करके चलेंगे। ठीक है, अच्छा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी जस्ट हमने चर्चा किया कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, तो पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, है ना, ये वोल्ट या फिर जूल पर कूलम, या फिर जूल पर कूलम। और जूल आप जानते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू होता है 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या क्या यूनिट हो गया? तो वोल्ट बिल्कुल सही, जूल पर कूलम बिल्कुल सही, और जूल के जगह लिखा हुआ है न्यूटन मीटर पर कूलम बिल्कुल सही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। एक ही क्वेश्चन से क्या हो रहा है कि आपको 3-3 ऑब्जेक्टिव और निकल के आ जा रहे हैं। ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहा है। अच्छा, E बराबर F बट्टा Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू E। ये रहा, पूछ रहा है ना कि वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज पार्टिकल है Q, कोई भी चार्ज पार्टिकल आप मान लीजिए कि Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो कितना फोर्स लगेगा? तो F बराबर Q इंटू E लगता है। ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण कितना फोर्स लगेगा? तो Q इंटू E लगेगा। किधर लगेगा? तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन को आप छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो बाबू इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, यहाँ समझेंगे बात को। तो देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे पहले डायपोल मूवमेंट तो बाद में निकालेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है किसका? तो दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेज का, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेज का, सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस। यहां पर हमने रख दिया प्लस Q और यहां हमने रख दिया माइनस Q, और ये दोनों के बीच का गैप जो है वो कुछ हम लोग मान लीजिए 2D मान लिए, आप D भी मान सकते हैं, X मान सकते हैं, R मान सकते हैं, Y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डिस्टेंस मानो। तो ये अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है? तो फिजिक्स में कोई भी चीज का मूवमेंट निकालना हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से गुना कर दो। किसी भी चीज का मूवमेंट निकालना हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से गुना कर दो। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल को डिस्टेंस से गुना करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के पास है क्या? तो चार्ज के अलावा कुछ नहीं है। तो कोई भी एक चार्ज पकड़ लीजिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो Q, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q इंटू 2D, यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर? तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यूनिट क्या हो जाएगा? तो चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर, ऑप्शन ए। क्लियर? अब यहां समझिएगा बात को। मान लीजिए कि ये आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस Q, यहां पर क्या ले लिए? प्लस Q। ये डायपोल का एक्सिस हो गया। इसी एक्सिस पर मान लीजिए कि कहीं पर कोई पॉइंट ले लिया गया P,
इसी एक्सिस पर कहीं पर कोई पॉइंट ले लिया गया P, और इस P पॉइंट का डिस्टेंस डायपोल के मिड पॉइंट से कितना है R, डायपोल के मिड पॉइंट से कितना है R। तो इस डायपोल के कारण इस P पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, क्योंकि ये एक्सिस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो होता है 2kp/r³। अगर यही पॉइंट डायपोल के एक्सिस पर नहीं होकर के डायपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर होता, डायपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता, तो उसको बोलते इक्विटोरियल पॉइंट, और इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती kp/r³। अगर पॉइंट एक्सियल भी नहीं होता, इक्विटोरियल भी नहीं होता, किसी अदर एंगल पे होता, किसी अदर जगह पे होता, जैसे यहाँ -q और यहाँ क्या ले लिए +q, पॉइंट यहाँ कहीं पर है P पॉइंट, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है डायपोल के कारण, और यहाँ का एंगल थीटा है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस r हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट हो जाता kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। तो आसानी से अब आप ये 3 फॉर्मूला वहां लिखा है, उसके आधार पर बाबू आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कर लेंगे। फॉर्मूला यहाँ लिखा, उठा के खाली पुट कर लेंगे। अच्छा, कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर या सिलिंड्रिकल रॉड या स्ट्रेट रॉड भी रहेगा, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। इस तरीके से कोई रॉड रहेगा, इनफाइनाइट रॉड है ये, है ना। इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी, लेमडा। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर मान लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मांगेगा, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है 2k λ/r, और k की वैल्यू कितनी, तो 1/4πε0, 1/4πε0। ऊपर में 2 है, नीचे में 4 आया, 4πε0 वाला 4, तो 2 से कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा λ/2πε0r, ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बाबू, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग बोलते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से होकर के या किसी भी एरिया से होकर के जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे भी हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, ये तो नंबर है तो स्केलर होगा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन बी। क्लियर। मान लीजिए बाबू, अगर कहीं पर चार्ज गिवन है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर चार्ज गिवन है और चार्ज क्लोज है, किसी सरफेस के अंदर क्लोज है, तो फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स होगा Q/ε0। कहाँ गया भाई, Q/ε0। फॉर्मूला यही होता है, टोटल फ्लक्स इनसाइड, है ना। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल चार्ज इनसाइड, सॉरी फ्लक्स नहीं, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस बाय ε0। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अ क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज बंद है, उस टोटल चार्ज में आप 1/ε0 से या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या ε0 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो यहां बोल रहा था कि एक स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस में एक चार्ज बंद है। इस तरीके से एक स्फेरिकल सरफेस था, इसके अंदर एक चार्ज बंद था वो +q, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा Q/ε0। अब यहां समझिएगा, जैसे मान लो बाबू कि ये आपका एक क्यूब है, इस क्यूब में कितना फेस होता है, एक क्यूब में हम जानते हैं कि 6 फेसेस होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे। अगर इस क्यूब के सेंटर पे मान लीजिए कि कहीं पर चार्ज क्यू रखा है, तो पूरे क्यूब के कारण फ्लक्स कितना होगा, तो Q/ε0 पूरे क्यूब के कारण। अगर पूरे क्यूब के कारण ये फ्लक्स है, तो बोल सकते हैं कि 6 फेस के कारण भी यही फ्लक्स होगा, क्योंकि पूरे क्यूब में तो 6 फेस है।
बोल सकते हैं कि पूरे 8 कॉर्नर के कारण भी यही फ्लक्स होगा। कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर, एक कॉर्नर, एक कॉर्नर, एक कॉर्नर, 4 ऊपर 4 नीचे। तो पूरे क्यूब के कारण अगर फ्लक्स हम देखें तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कोई एक सरफेस के कारण, यहां लिखा है ड्यू टू ईच सरफेस या एनी ऑफ सरफेस, क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज यूज करे, तो 6 फेस के कारण इतना, तो एक फेस के कारण कितना, तो बोलेंगे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। 8 कॉर्नर के कारण क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक कॉर्नर के कारण कितना, तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ बात को? ठीक है। और ये सब ऑब्जेक्टिव आता है, खूब आता है, खूब आता है, जो आएगा वो इसी में से आएगा, जो सीरीज हम अपलोड कर रहे हैं उसी में से आएगा, ये बात की एकदम गारंटी है। ठीक है, बस आप अच्छे से देखते जाइए। और आपसे रिक्वेस्ट बस यही रहता है कि अगर आपको लगता है कि ये आपको बेनिफिट दिया, अगर आपको लगता है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। और आपको लगता है कि नहीं, आपको बेनिफिट नहीं दिया, तो ठीक है, फिर आपकी इच्छा, शेयर करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते नहीं करिए, फिर कोई ऐसा इशू नहीं है। इशू तो कभी नहीं है, आपको ऐसा कोई दबाव कभी नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट दिया है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू माय डियर, प्लीज शेयर दिस वीडियो लेक्चर्स, दिस सीरीज टू योर फ्रेंड्स। प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसको आप जरूर जो है सो साझा कीजिए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो और सबका अच्छा मार्क्स आए एग्जाम में। और यही हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट होगा हमारे लिए इस वीडियोज़ को बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। खैर, डिबाई, डिबाई किसका यूनिट होता है, तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो, सॉरी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर, उसी का अगला यूनिट होता है डिबाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है क्या, डिबाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाबू यहाँ देखते हैं। बोल रहा है कि गॉस लॉ क्या होगा, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि अगर गॉस लॉ का क्या मानना है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज क्यू है ना, गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। पहला बात, अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो फ्लक्स कितना होगा, तो उस चार्ज क्यू में या तो इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो या 1 बाई इप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो फ्लक्स कितना आएगा भाई साहब, गॉस के अकॉर्डिंग क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, इसी को तो गॉस लॉ बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू बॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, दो बॉडी के बीच में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टिकिंग, मतलब दोनों बॉडी को चिपका देंगे तो हो जाएगा क्या, ऑयलिंग, तेल लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, किसी तरह का, है ना, उस पर रबिंग, यानी कि दोनों बॉडी को फ्रिक्शन करेंगे, दोनों बॉडी को रबिंग करेंगे तो हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि चार्ज के ट्रांसफर का तीन मेथड हम लोग पढ़ते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन, रबिंग या फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। ऐसे बाबू स्टिकिंग से भी होता है, ऐसी बात नहीं कि चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, कोई स्फीयर है, सपोज दैट कोई चार्ज बॉडी है, इस स्फीयर के पास चार्ज कितना, क्यू, और ये जो स्फीयर है इसके पास कोई चार्ज नहीं है, अगर आप इसको इसके साथ चिपका देते हैं तो दोनों बॉडी पर जो है सो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इस पर Q/2 हो जाएगा, इस पे भी Q/2 हो जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन अगर यहाँ देखा जाए तो वो रबिंग होगा। हमने पहले ही पढ़ा था, अभी जस्ट हमने किया था क्वेश्चन, तो उसने बताया था, इधर क्वेश्चन लिखे थे, है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इसका यूनिट क्या है, वोल्ट। तो वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इंफिनिटी से +1 कूलम चार्ज उठा करके लाने में जितना काम हमें करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W/Q। तो यू, एनर्जी जो U है उसका यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट कूलम, वर्क डन का भी यूनिट वही होता है। तो फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है वो कितना हो जाएगा, W/Q, या 1 वोल्ट बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नीट 2022 में भी आया है। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं, नाम से क्लियर है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल तो पता ही है, मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा, उस सरफेस को हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आपस में नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी, यानी कि दोनों के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन में फिर क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बोल रहा है कि दो स्फीयर हम ले रहे हैं, बढ़िया बात, अच्छी बात है, ले लीजिए, 2 स्फीयर के 4 ले लो। 2 चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड,
दो चार्जेज है जिसका कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, Q और Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, R। बोल रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स F काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, F बराबर K Q इंटू Q अपॉन कितना, R स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में आगे बोला कि दोनों जो चार्ज है, इफ द चार्जेज आर हाफ, दोनों चार्ज को हमने आधा कर दिया, तो K इंटू Q बाई टू इंटू Q बाई टू, और डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, R की जगह 2R का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, F डैश इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू यहाँ 2 का स्क्वायर, नीचे में 4, ऊपर में 2 इंटू 2 4, ये नीचे ही आएगा, तो 4 इंटू 4 है ना, 4 इंटू 4, अगर आप देखें तो ऊपर में कितना हो गया 1, ये 2 इंटू 2 4 नीचे ही आ गया, और ये 2 का स्क्वायर भी 4 पहले से नीचे है, ये तो F है, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर कितना है F, तो F डैश बराबर F बट्टा 16, ऑप्शन कौन सा, डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका फार्मूला क्या पढ़ते हैं बाबू, उसका फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं KQ बट्टा R स्क्वायर। किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण, किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण यहाँ से R डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो होता है KQ बाई R स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कहाँ गया जी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। फिर आपसे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, अभी जस्ट देखे थे कि डाइपोल के कारण जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रहा है सब में नीचे में आर क्यूब आ रहा था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर, इसके कारण कितना, अभी जस्ट फार्मूला देखे थे, E बराबर लेमडा बट्टा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट R, R कहाँ आया नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऑप्शन ए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, E बराबर माइनस dV बाई dr, प्लस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में डिक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट। तो माइनस dV बाई dr, इसलिए ये माइनस उसी चीज को बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसीलिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। कितना आसान है बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन सब, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं और करते चलते हैं, फटाफट आप लिखते चलिएगा नोट्स को अपना, है ना, एक पतली सी कॉपी ले लो, आराम से वीडियो प्ले करो, फटाफट नोट्स लिखते चले और वीडियो को सुनते चले गए, पूरा आपका मैं बता रहा हूँ ना, आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा, एकदम गारंटी है इस बात की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब ये जो इतना क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। ठीक है, क्या होता है कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, यहाँ देखेंगे, जो भी कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर होगा उसमें जो भी चार्ज होगा वो कभी भी स्फीयर के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर से पास नहीं करती है, हमेशा कंडक्टर बॉडी पे परपेंडिकुलर होती है। लो, दो ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया। तो कंडक्टर बॉडी पर जो है वो चार्ज अंदर नहीं होकर के उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ एजम्पशन में ले रहे हैं। चार्ज मान लेते हैं कैपिटल Q, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो मान लेते हैं हम कैपिटल R। अगर इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वो पॉइंट अंदर भी हो सकता है, वो पॉइंट सरफेस पे भी हो सकता है, वो पॉइंट बाहर भी हो सकता है। उसी तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, इस कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के कारण वो पॉइंट जिस पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वो स्फीयर के अंदर भी हो सकता है, स्फीयर के सरफेस पर भी हो सकता है, और सरफेस से बाहर भी हो सकता है। ठीक, अगली बात, जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डिस्टेंस हमेशा स्फीयर के सेंटर से लिया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर ऑलवेज जीरो, सरफेस पर कितना, KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, और आउटसाइड द सरफेस कितना, आउटसाइड सरफेस किसी भी पॉइंट पर KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, जिसमें ये जो स्मॉल r है वो उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा जो पॉइंट इस स्फीयर से बाहर कहीं पर है, और ये डिस्टेंस सेंटर से होगा।
पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस किसी भी पॉइंट पर, इनसाइड द सरफेस किसी भी पॉइंट पर, इनसाइड द स्फीयर किसी भी पॉइंट पर के क्यू बाई कैपिटल आर, यहाँ सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट के क्यू बाई कैपिटल आर, सरफेस पर कितना के क्यू बाई कैपिटल आर, और आउटसाइड द सरफेस कितना तो के क्यू बाई स्मॉल आर। अगर ग्राफ प्लॉट करना हो, ग्राफ प्लॉट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर, तो 3 पॉइंट है अपने पास बाबू। एक तो सेंटर का पॉइंट है, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू 0, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर, ये सेंटर, ये सरफेस, सरफेस से बाहर। तो सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 करने का मतलब वाई एक्सिस को 0 करना है, क्योंकि आप वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने लिया है, और वाई एक्सिस को 0 करने का मतलब वाई एक्सिस 0 कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पर। इसीलिए सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, और सरफेस पर कितनी हो जाएगी, तो सरफेस पर यहां लिखा हुआ है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और सरफेस से बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि ग्राफ उसके बाद जो है वो इस ऐसे कर्व के जैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये जो वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर का वेरिएशन को ये दिखा रहा है। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमेशा, है ना, हमेशा अंदर में सरफेस, इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में बोला कि स्फीयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अगर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो 5 सेंटीमीटर तक, रेडियस तक, सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर 2 सेंटीमीटर पे 5 वोल्ट है, तो 5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो तो सरफेस पर आ गया, क्योंकि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो उस पर भी कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा। फिर बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड पॉइंट ऑफ द होलो स्फीयर, है ना, एट अ डिस्टेंस आर, कितना हो जाएगा, फार्मूला कितना, फार्मूला पूछ रहा है, के क्यू बाई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आउटसाइड पॉइंट होलो स्फीयर कितना, तो के क्यू बाई स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी इनसाइड पॉइंट ऑफ स्फीयर 0, सॉरी कांस्टेंट, सॉरी बेटी, के क्यू बाई कैपिटल आर, कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा कैपिटल आर, क्योंकि के कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी इनसाइड पॉइंट एंड एट अ सरफेस पॉइंट ऑफ होलो स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वेरिएशन होता है वो कैसा, वो आपको हम यहाँ दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन कुछ ऐसा होता है, सेंटर से लेके और सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, और उसके बाद वेरी करेगा कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब सेंटर से सरफेस तक, तो सेंटर पे जितना होगा या अंदर में किसी भी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही सरफेस पे भी होगा, यानी कि दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इधर का तो सारा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग होलो स्फीयर, अंदर में कितना, 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग होलो स्फीयर कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के बाहर कैसे वैरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द होलो स्फीयर वैरीज एज, कैसे वैरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है कि कैसे वैरी करेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ऑप्शन ए। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर, ये रहा ग्राफ। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस आर, ये रहा ग्राफ। क्लियर, ये आपको जो ग्राफ था, ये सब जो भी क्वेश्चन था वो हॉलो स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर हॉलो स्फीयर से क्वेश्चन आता है बाबू तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारा ही आपको दे दिया है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखते हैं, पूछ रहा है कि टॉर्क एक्सर्टेड ऑन डायपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप डायपोल को रख देते हैं तो वो डायपोल क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। ठीक है, जब रोटेट करने लगेगा तो उस पर टॉर्क कितना डेवलप होगा, तो वो टॉर्क होता है P क्रॉस E, यानी कि बोल सकते हैं PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अगर टॉर्क का ग्राफ पूछ देता है कभी आपको, तो ये भी आप ग्राफ खींच सकते हैं। टॉर्क का ग्राफ किसका फंक्शन, साइन थीटा, है ना, तो ग्राफ आपको इस तरीके का दिखाई देगा। यानी कि टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो प्लस PE, है ना, प्लस PE, मिनिमम 0, मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या प्लस PE जो है सो आपका
मैक्सिमम टॉर्क आपको यहाँ पर निकल के आएगा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी से तीसरा आपको वेक्टर क्वांटिटी ही चाहिए तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो ये ऐसे ही गलत हो गया, डिवाइड आप कर नहीं सकते, नन का तो कोई बात ही नहीं है। खैर ठीक है। फिर पूछ रहा है इसी में, अगर डायपोल आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहा है तो टॉर्क कितना और पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है बाबू माइनस पी डॉट ई, पीई कॉस थीटा चलता है तो माइनस पी डॉट ई। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो कॉस का फंक्शन। टोटल चार्ज ऑन डायपोल कितना, 0, क्योंकि जितना प्लस में होता है उतना ही माइनस में होता है, दोनों को ऐड कर देंगे टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। When a body is charged its mass, अगर बॉडी को आप चार्ज करते हैं, बॉडी पर चार्ज दीजिएगा तो बॉडी पर चार्ज आप क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ही तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं ना। और जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको कहीं छोड़कर तो नहीं आ सकता। 9.1 इंटू 10⁻³ kg इसको लेकर के आएगा वो। भले ये मास बहुत कम है, नेग्लेजिबल है, लेकिन अगर हम कंसीडर करें तो फिर तो दिखेगा, है ना। तो बोलते हैं कि जब किसी बॉडी को आप चार्ज करते हैं तो उस बॉडी का मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए। अच्छा, किसी भी चार्ज शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, अगर उस चार्ज शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो वो हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। Which of the following value of n is not possible for q equal to plus minus ne। हमने स्टार्टिंग में बताया कि चार्ज का जो प्रॉपर्टी होता है, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये जो n है वो हर हालत में इंटीजर होना चाहिए, हर हालत में। तो ये जो 4.2 है बाबू ये तो डेसिमल में, फ्रैक्शन में, तो ये जो है सो नहीं हो सकता और वही हमसे पूछ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो हम जानते हैं कि करंट बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बराबर अपन पढ़ते हैं चार्ज बट्टा टाइम, तो चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम। और करंट का डायमेंशन क्या लिखते हैं अपन यूनिट के तौर पे, एम्पियर ए, और टाइम का सेकंड यानी कैपिटल टी, तो एटी, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से बाबू हमने आज के वीडियो में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया। मुझे लगता है अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन हमने किए हैं, 51 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में सॉल्व अभी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रोस्टैट का 1-2 पार्ट और अपलोड होगा, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अभी काफ़ी पोर्शन कवर किया। कैपेसिटर अभी कवर नहीं किए हैं तो वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिर पोटेंशियल को भी थोड़ा सा कवर करेंगे, फिर हम लोग करंट की तरफ बढ़ेंगे। फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये बेनिफिट दे रहा है आप तो इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। दूसरी बात, आप जब भी इस वीडियो को देखने के लिए आप बैठते हैं तो एक पतली सी कॉपी पेन लेकर के बैठिए, फटाफट लिखते जाओ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वीडियो पॉज करके फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद अपने से एक बार ट्राई कर लो, फिर वीडियो प्ले करके देख लो क्या क्या ऑप्शन सही है। क्लियर है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2023 में, इवन 24 में भी सिलेबस थोड़ी चेंज होने जा रहा है, ठीक है ना। तो इतना आप कंफर्म रहिए कि सारा ऑब्जेक्टिव इसी में से आएगा। मेरा टारगेट है कि मैं 1000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको अपलोड कर दूं, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाए और आप देखते 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 आपको सारा चीज़ रिवीजन हो जाएगा, फार्मूला याद हो जाएगा, थ्योरी रिवीजन हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए। क्लियर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।